नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि नंदिनी की नज़र वृद्ध आश्रम के बरामदे में बैठी एक कमजोर सी वृद्धा पर पड़ी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपनी सहेली स्मिता का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में पूछा, यह यहाँ कैसे? स्मिता ने गहरी सांस लेते हुए बताया, आज सुबह जब मैं आश्रम आ रही थी तो इन्हें सड़क के किनारे भीख मांगते देखा। पहचानते ही मैं इन्हें यहाँ ले आई। यह तुम्हारी सासू माँ है। यह सुनते ही नंदिनी की आंखों के सामने अतीत की परतें एक एक कर खुलने लगी। नंदिनी एक इंजीनियर थी, इसी कारण उसके भैया भाभी उसे मन ही मन जलते थे। वे उसकी शादी नहीं कराना चाहते थे क्योंकि उसकी कमाई पर ही उनका ऐश चल रहा था। किसी न किसी बहाने से वे नंदिनी से पैसे ले लिया करते थे। उसकी भाभी तो उसे अपना एटीएम भी समझती थी। यह बात नंदिनी उसकी माँ भली भांति समझ चुके थे। नंदिनी के मम्मी पापा ने उसकी शादी अभिषेक से कर दी और वह अपने ससुराल चली गई। इधर उसके भैया भाभी ने मिलकर उसके माता पिता सुशीला और महेंद्र जी को घर से बाहर निकाल दिया। जब नंदिनी को इस बात का पता चला तो वह भीतर तक टूट गई। कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास रुकने के बाद वह भारी मन से ससुराल लौट गई। विवाह के कुछ समय बाद भी जब उसे संतान नहीं हुई तो उसकी सास उसे ताने देते हुए बांझ कहकर पुकारने लगी। 4 वर्षों में नंदिनी के ससुराल में बहुत कुछ बदल चुका था। प्लॉट खरीदने के लिए नंदिनी ने अपनी सास राधिका जी को 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उस प्लॉट की रजिस्ट्री घर में से किसी के नाम नहीं हुई। आखिर वह रजिस्ट्री किसके नाम हुई थी? एक दिन नंदिनी अपने सास ससुर के पास बैठकर भोजन कर रही थी। तभी उसके ससुर मनोहर जी ने राधिका जी से पूछा, राधिका, तुमने अभी तक हमें उस प्लॉट की रजिस्ट्री के कागज नहीं दिखाए। आखिर वह प्लॉट किसके नाम पर है? राधिका जी कुछ क्षण के लिए घबरा गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। हड़बड़ाहट में बोली, वह प्लॉट अभिषेक ने अपने नाम पर लिया है। मनोहर जी ने शांत स्वर में कहा, अच्छी बात है, पर कागज तो दिखाओ। आखिर मुझे भी तो देखना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इस पर राधिका जी झुंझलाकर बोली, अब इसमें देखने की क्या जरूरत है? बता तो दिया है ना। मनोहर जी वही शांत हो गए, लेकिन नंदिनी के मन में संदेह का कीड़ा कुल बुलाने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीत गया। इस पूरे वर्ष में अभिषेक केवल एक बार घर आया, वह भी सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ, राधिका जी हर 2-4 महीने में किसी न किसी बहाने 1 सप्ताह के लिए बाहर चली जाती और कहती कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही है। एक दिन राधिका जी के पास अभिषेक का फोन आया और वे 1 महीने के लिए घर जाने लगी। तब नंदिनी ने पूछा, मम्मी जी, अभिषेक को ऐसा क्या काम आ गया कि आप उसके पास जा रही हैं? राधिका जी बोली, अभिषेक की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। नंदिनी ने कहा, लेकिन मम्मी जी, मेरी तो कल ही अभिषेक से बात हुई है। उसने तो कुछ नहीं बताया। आप घर पर रुक जाइए, मैं ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर उसके पास चली जाती हूँ। यह सुनते ही राधिका जी गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकती? और तुम्हें छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वे 2 घंटे बाद लखनऊ के लिए निकल गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नंदिनी समझ ही नहीं पाई कि आखिर चल क्या रहा है। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि जरूर कोई बात है जो उसे छिपाई जा रही है। नंदिनी ने 1 सप्ताह की छुट्टी ली और मनोहर जी से कहा कि वह अपने मम्मी पापा के पास उन्नाव जा रही है, लेकिन वह उन्नाव न जाकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर वह अभिषेक के पास सीधे न जाकर एक होटल में ठहर गई, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अब सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी कि पिछले 2 वर्षों से क्या चल रहा है। अभिषेक का ऑफिस शाम 6 बजे बंद होता था, इसीलिए वह 5:30 बजे ही ऑफिस के बाहर पहुंच गई। ठीक 6 बजे अभिषेक बाहर निकला और नंदिनी ने उसका पीछा किया। वह पहले जहाँ रहता था वहां न जाकर किसी और मकान में चला गया। नंदिनी को आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा शायद नया मकान किराए पर लिया होगा। जब अभिषेक अंदर चला गया तो उसने घर की नेम प्लेट पर देखा, दीपिका सील लिखा था। नंदिनी कुछ और सोच पाती उससे पहले उसने देखा कि बगल वाले घर में एक अंकल जी बाहर निकल रहे हैं। नंदिनी ने उन्हें नमस्ते किया। उनके विनम्र व्यवहार से वे प्रसन्न हुए और बोले, क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना चाहती हो? नंदिनी ने पूछा, इस घर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं? वे बोले, हाँ बेटा,
यहाँ अभिषेक और उसकी पत्नी दीपिका रहते हैं। दीपिका की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके हैं, इसीलिए उसकी सास उसकी देखभाल के लिए आई है। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा चल रहा है। उसे लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वे अंकल कुछ अधिक बोलने वाले थे। आगे बोले, बिटिया एक राज की बात बताओ, यह दीपिका मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जब अभिषेक ऑफिस चला जाता है तो एक लड़का इस घर में आता है। उसे देखकर लगता है जैसे वह उसका। इतना कहकर वे रुक गए और आगे बढ़ गए, पर नंदिनी समझ चुकी थी कि वे क्या कहना चाहते हैं। अब उसे प्लॉट खरीदने की बात, रजिस्ट्री का रहस्य और अभिषेक का घर न आना सब कुछ साफ समझ में आ गया था। घर को देखकर लगता था कि वह 5-6 महीने पहले ही बना है। सच्चाई जानने के बाद नंदिनी अपने ससुराल लौट आई। मनोहर जी ने उसे देखते हुए पूछा, बेटा तुम तो 2 दिन में ही लौट आए। तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ते बाद आओगी। सब ठीक तो है? उसके सूजे हुए चेहरे और लाल आंखों को देखकर वे समझ गए कि वह बहुत रोई है और कुछ न कुछ गंभीर बात अवश्य हुई। नंदिनी बोली, अब इस घर में मेरा कुछ भी नहीं बचा। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर मनोहर जी घबरा गए और बोले, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर क्या हुआ है? तब नंदिनी ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह अभिषेक को तलाक देकर अपने माता पिता के पास चली जाएगी। उसने तलाक के कागज तैयार करवा दिए। लगभग 2 महीने बाद जब राधिका जी घर लौटी तो उन्हें घर का माहौल बदला बदला सा लगा। मनोहर जी और नंदिनी उनसे बात नहीं कर रहे थे और मनोहर जी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन तीनों साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी नंदिनी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। अभिषेक ने दूसरी शादी कर ली है और वह लड़की मां बनने वाली है, इसीलिए आप उसके पास जाया करती थी। जब मुझे यह सच पता चला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। यह सुनते ही राधिका जी के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उनकी और अभिषेक की पोल खुल चुकी थी। नंदिनी ने तलाक के कागज सीधे अभिषेक के पते पर भिजवा दिए। कागज देकर अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पर अंततः उसने भी तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार दोनों का विवाह समाप्त हो गया। नंदिनी अपने माता पिता सुशीला जी और महेंद्र जी के पास उन्नाव चली गई। अचानक उसे सामान के साथ सामने देखकर सुशीला जी हैरान रह गई और बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तभी महेंद्र जी भी बाहर आ गए। नंदिनी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कुछ कहने के बजाय अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बेटी के तलाक के कारण वे भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहने लगे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन नंदिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने तय किया है कि मैं अपनी आधी तनख्वाह वृद्ध आश्रम में दान किया करूंगी। सुशीला जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा आज अचानक यह विचार कैसे आया? नंदिनी बोली, माँ आज मैं कानपुर गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात स्मिता से हुई। वह एक वृद्ध आश्रम में काम करती है। वहाँ 10-12 बुजुर्ग रहते हैं, पर पैसों की कमी के कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हाँ माँ, अब मेरी तनख्वाह 1,25,000 हो गई है। यह सुनकर सुशीला जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने और महेंद्र जी ने नंदिनी को बधाई दी। अब हर रविवार नंदिनी के साथ उसके माता पिता भी वृद्ध आश्रम जाने लगे। एक दिन वहां एक युवक आया। स्मिता ने बताया कि यह उसी आश्रम का संचालक है। उसने जैसे ही नंदिनी को देखा वह उसे देखता ही रह गया। उसका नाम अर्जुन था और वह एक प्रोफेसर था। स्मिता ने अर्जुन को बताया कि नंदिनी हर महीने आश्रम को दान देना चाहती है। महेंद्र जी और सुशीला जी को भी अर्जुन बहुत अच्छा लगा। वे उसे और अच्छी तरह जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नंदिनी से कहा कि वह 1 सप्ताह आश्रम में रहकर सेवा करना चाहते हैं। पहले तो नंदिनी ने बहुत मना किया, पर अंततः माता पिता के आग्रह के आगे झुक गई। अर्जुन का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, इसलिए कॉलेज से लौटकर वह सीधे आश्रम आ जाता और बुजुर्गों के साथ समय बिताता और फिर रात में अपने घर चला जाता। वहाँ की कुछ महिलाओं ने बताया कि अर्जुन बहुत ही अच्छा है। वह उनका सच्चे मन से ध्यान रखता है। पहले यह आश्रम किसी और के पास था और देखभाल ठीक से नहीं हो पाती थी, पर 2 महीने पहले अर्जुन ने यह आश्रम अपने अधीन ले लिया और तब से किसी चीज की कमी नहीं रही। उसने हाल ही में यह जमीन भी
खरीद ली थी और सभी बुजुर्गों को अपना परिवार मान लिया था। एक दिन वहां की एक महिला ने सुशीला जी से कहा, बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, नंदिनी और अर्जुन की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कई बार देखा है अर्जुन नंदिनी को बड़े स्नेह से देखता है। यह सुनकर सुशीला जी और महेंद्र जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महेंद्र जी मन ही मन सोचने लगे, हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, शायद इसीलिए भगवान ने उसके लिए नया जीवन साथी भेज दिया है। अगले रविवार जब नंदिनी आश्रम आई तो उसके माता पिता उसके साथ घर लौट आए। अब नंदिनी और अर्जुन के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अंततः सुशीला जी और महेंद्र जी ने नंदिनी को अर्जुन से विवाह के लिए मना लिया। आश्रम के सभी लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुशीला जी और महेंद्र जी की बेटी को लेकर जो चिंता थी वह अर्जुन के जीवन में आने से समाप्त हो गई। दोनों ने बिना किसी धूमधाम के सादगी से न्यायालय में विवाह किया और फिर वृद्धाश्रम सबके साथ अपनी खुशियां मनाई। सुशीला जी और महेंद्र जी ने अपनी बेटी नंदिनी को विदा करते समय सुकून की सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा। तभी एक दिन नंदिनी को पता चला कि वह मां बनने वाली है। आज नंदिनी और अर्जुन की खुशियों का ठिकाना नहीं था। नंदिनी मन ही मन सोच रही थी कि जिस कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया था वह कमी तो उसके भीतर थी ही नहीं। और फिर अभिषेक ने उसने अपनी सोच को वहीं विराम दे दिया। कुछ समय बाद नंदिनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अर्जुन ने बड़े प्यार से लक्ष्मी रखा। अर्जुन के लिए तो लक्ष्मी ही उसकी दुनिया बन गई थी। जब नंदिनी की छुट्टियां समाप्त होने लगी तो उसे लक्ष्मी की चिंता सताने लगी कि अब ऑफिस जाने के बाद वह उसकी देखभाल कैसे करेगी। उसने अपनी चिंता अर्जुन के सामने रखी तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हमारी लक्ष्मी की देखभाल करने वालों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें पता है हमारे वृद्ध आश्रम में सभी लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम ऑफिस जाओगी तो लक्ष्मी उनके पास रहेगी और वे सब उसके साथ खेलेंगे। नंदिनी चौंक कर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अपनी बेटी की जिम्मेदारी हम उन पर कैसे डाल सकते हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैंने खुद ही अपने कानों से सुना है। सुमित्रा काकी रामू अंकल से कह रही थी कि अब नंदिनी बिटिया ऑफिस जाने लगेगी और अर्जुन भी कॉलेज जाता है तो लक्ष्मी हमारे पास रहेगी। हम सब उसके साथ खेलेंगे। नंदिनी हमारी बेटी की परवरिश यदि उन लोगों के स्नेह में होगी तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे विश्वास है वे उसे अच्छे संस्कार देंगे। नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अर्जुन, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है। जब सुशीला जी को पता चला कि लक्ष्मी दिन में वृद्ध आश्रम में रहती है तो वे भी सप्ताह में 4 दिन वहां आने लगी ताकि अपनी नातिन के साथ समय बिता सके। खुशियों भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। अर्जुन के जीवन में आने से नंदिनी की दुनिया सचमुच खुशियों से भर गई थी। अर्जुन ने उसे वह हर सम्मान और स्नेह दिया जिसकी उसे कभी कमी रही थी। एक दिन स्मिता ने नंदिनी को झकझोरते हुए कहा, नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी उस समय कुछ न बोले और लक्ष्मी को लेकर घर लौट आई। अब उसके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इन 2 वर्षों में ऐसा क्या हुआ होगा कि राधिका जी की ऐसी हालत हो गई। अगले दिन वह ऑफिस से छुट्टी लेकर लक्ष्मी के साथ फिर वृद्ध आश्रम पहुंची, पर सच्चाई जान न सकी क्योंकि राधिका जी अभी ठीक से बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। उनके मुंह से शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। नंदिनी ने निश्चय किया कि कुछ दिनों बाद उनसे अवश्य पूछेगी। राधिका जी के आश्रम में आ जाने से वह भीतर ही भीतर व्याकुल रहने लगी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, क्या बात है नंदिनी, तुम बहुत परेशान लग रही हो? नंदिनी ने धीरे से कहा, हमारे आश्रम में जो नई महिला आई है वे मेरी सास है। यह सुनकर अर्जुन चकित रह गया। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? उन्होंने कुछ बताया? नंदिनी ने कहा, अभी नहीं, पर मैं जल्द ही सब जान लूंगी। अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले रविवार नंदिनी, अर्जुन और लक्ष्मी फिर आश्रम पहुंचे। आज राधिका जी कुछ बेहतर लग रही थी। उन्होंने नंदिनी को पहचान लिया और उसके पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। उसकी सजा मुझे मिल गई। नंदिनी ने उन्हें उठाकर कुर्सी पर बैठाया, पानी पिलाया। वहां उपस्थित लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसीलिए वे आश्चर्यचकित थे। नंदिनी ने संयत स्वर में पूछा, बताइए आपके साथ क्या हुआ? जब राधिका जी ने उसके मुंह से राधिका जी सुना तो उसकी आंखें भर आई। वे बोली, क्या तुम मुझे मम्मी नहीं कह सकती? नंदिनी ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, यह अधिकार आप बहुत पहले खो चुकी हैं। अब आप मेरे लिए केवल एक साधारण महिला है। हाँ, यदि आप बताना
चाहें तो अपने साथ हुई घटना बता सकते हैं, राधिका जी ने अपनी कांपती आवाज में कहना शुरू किया। जब तुम वह घर छोड़कर चली गई तब मनोहर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। तुम जानती हो वे तुमसे कितना स्नेह करते थे। तुम्हारे चले जाने का उन्हें गहरा आघात लगा था। वे हर बात पर मुझसे नाराज रहने लगे। उनका मानना था कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। एक दिन गुस्से में उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। मैंने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसी झटके के बाद अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। हालांकि कुछ समय बाद वह दर्द अपने आप शांत हो गया, लेकिन एक दिन फिर अचानक उनके सीने में भयंकर पीड़ा शुरू हुई। जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि उन्हें हृदयघात आया था और वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे मुझे यूं छोड़कर चले गए। मैंने यह बात बताने के लिए अभिषेक को फोन किया, पर फोन उसने नहीं उठाया, बल्कि उसकी पत्नी दीपिका ने उठाया। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपिका ऐसा कर सकती है। मैंने सोचा शायद नेटवर्क की समस्या होगी, इसीलिए दोबारा फ़ोन किया, पर इस बार भी उसने ही फ़ोन उठाकर बिना सुने काट दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। महेंद्र जी का पार्थिव शरीर अस्पताल में रखा गया। लगभग 1 बजे के आसपास फिर मैंने अभिषेक को दोबारा फ़ोन किया। तब तक वह ऑफिस पहुंच चुका था। इस बार उसने फ़ोन उठाया और मैंने उसे बताया कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने कहा, मम्मी मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूं। मैं वहीं बैठी रोती रही। लगभग 2 घंटे बाद अभिषेक अस्पताल पहुंचा। वहां से हम महेंद्र जी का पार्थिव शरीर घर ले आए। अभिषेक ने दीपिका को सूचना दे दी थी, फिर भी वह अंतिम दर्शन के लिए नहीं आई। यह बात अभिषेक को भी बहुत खली और आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि नंदिनी ने अभिषेक को तलाक दे दिया है और उसने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उसे एक बच्चा भी है। दीपिका के न आने के कारण अभिषेक को बहुत सी बातें सुननी पड़ी। उसने अपने पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। लगभग 1 सप्ताह बाद दीपिका अपने बच्चे के साथ घर आई। अभिषेक ने गुस्से में कहा, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ वहीं रहो जहाँ थी। तब दीपिका ने नाटक करते हुए कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अभिषेक ने उसकी बात मानकर उसे माफ कर दिया। उसने ऑफिस से 20 दिनों की छुट्टी ले ली थी। एक दिन दीपिका ने कहा, अभिषेक मम्मी जी यहाँ अकेली क्या करेगी? क्यों ना हम यह घर बेच दें और मम्मी जी को अपने साथ लखनऊ ले चले। यह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा कि बहू मुझे साथ रखना चाहती है। अभिषेक ने घर बेचने के लिए लोगों से बात की और अंततः हमारा घर 70 लाख रुपए में बिक गया। सारा पैसा दीपिका के खाते में चला गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वह हमें इस तरह धोखा देगी। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, राधिका जी मुझे भी कभी अंदाजा नहीं था कि आप लोग मुझे धोखा देंगे। राधिका जी ने भारी मन से कहा, बेटा कहते हैं कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है, और हमें भी अपने कर्मों का फल मिलने लगा था। घर बिकने के बाद मैं अभिषेक और दीपिका के साथ लखनऊ चली गई। कुछ दिन सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे दीपिका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह घर का सारा काम मुझसे करवाने लगी, यहाँ तक कि अपने बेटे राहुल की देखभाल भी स्वयं नहीं करती थी। कई बार मैं इतना थक जाती कि खाना खाने की भी ताकत नहीं बचती। 3 महीने यूं ही बीत गए। इन महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि अभिषेक के ऑफिस जाते ही एक लड़का घर आने लगा, जिससे दीपिका हंस हंस कर बातें करती थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि वह कौन है, पर उसने कभी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। एक दिन मैं घर के बाहर निकली तो सुना कि आसपास के लोग दीपिका और उस लड़के के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। घर लौटकर मैंने पूछा, दीपिका बहू क्या वह लड़का इस घर में आता है? क्या यह बात अभिषेक जानता है? वह तमतमाकर बोले, मम्मी जी आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए, वही आपके लिए अच्छा है। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। यह घर मेरे नाम पर है। अब मैं उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई थी। उस लड़के का आना लगभग रोज का सिलसिला बन गया था। जब उसका मन करता वह घर आ जाता और दीपिका के साथ उसके कमरे में बैठा रहता। कई बार वह राहुल को मेरे पास छोड़ देती और स्वयं उसके साथ कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप उठती थी कि किस तरह वह मेरे बेटे को धोखा दे रही है, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने मुझे डरा धमका कर रखा था कि यदि मैंने अभिषेक को कुछ भी बताया तो वह राहुल को जान से मार देगी। मैं अपने वंश को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी चुप रही
और भीतर ही भीतर घुटती रही। एक दिन जब वह लड़का आया तो दीपिका ने मुझसे कहा, मम्मी जी हमारे लिए चाय बना दीजिए। मैं रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जब चाय लेकर उसके कमरे के पास पहुंची तो दरवाजे के बाहर ही ठिठक गई। अंदर से दीपिका की आवाज आ रही थी, अभिषेक को कभी पता नहीं चलेगा कि राहुल उसका नहीं बल्कि हम दोनों का बेटा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने जो सुना वह सच था। इतना ही नहीं, वे दोनों अभिषेक को मारने की योजना भी बना चुके थे, क्योंकि सारी संपत्ति और पैसा दीपिका के पास थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा था सिवाय अभिषेक की नौकरी के। मैंने दरवाजा खटखटाया, चाय दी और बाहर आ गई। पर उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शाम को जब अभिषेक घर लौटा तो मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी। यह भी बता दिया कि राहुल उसका बेटा नहीं है। यह सुनते ही अभिषेक फूट फूट कर रोने लगा। जिस बच्चे के लिए उसने नंदिनी को छोड़ा था वह बच्चा उसका था ही नहीं। जब मैंने उसे यह भी बताया कि वे दोनों उसे मारने की योजना बना रहे हैं तो वह टूटकर बोला, मम्मी अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। मैंने नंदिनी को धोखा दिया और आज मुझे उसी का फल मिला। वह पूरी तरह बिखर गया। उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, खाना पीना त्याग दिया। जब राहुल उसके पास आता तो वह उसे डांटकर भगा देता और घर के एक कोने में पागलों की तरह पड़ा रहता। दीपिका को जब पता चला कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है तो वह हमारे साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगी। इन्हीं सब के बीच एक दिन अभिषेक ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने कमरे के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्यों जिंदा हूँ। उसके मरने के बाद दीपिका ने उसी लड़के से शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। राहुल मुझसे बहुत जुड़ गया था, इसीलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाई, और जाती भी तो कहाँ जाती। लगभग 3-4 महीने में उसी घर में एक नौकरानी की तरह रही। दीपिका जो भी काम कहती मैं करती, बदले में 2 वक्त की रोटी मिल जाती, कभी कभी वह भी नहीं। एक दिन मैंने सोचा, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इस घर में मेरा क्या संबंध। मुझे भी यह घर छोड़ देना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार का इतना दर्दनाक अंत होगा। यदि मैंने बच्चे के मुंह में वह सब न किया होता, यदि मैंने दीपिका से अभिषेक की शादी न करवाई होती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। कहीं न कहीं अपने घर की बर्बादी की जिम्मेदार मैं स्वयं भी थी। जब मैं उस घर से निकली तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। जहाँ जो थोड़ा बहुत मिल जाता खाकर गुजारा करती। एक दिन तुम्हारी उम्र की एक लड़की मिली। उसने मुझसे मैंने उससे कानपुर तक का किराया मांगा। वह बहुत दयालु थी। उसने मुझे किराया दिया और बस में बैठा दिया और फिर इस तरह कानपुर आ गई। कानपुर तो आ गई थी, लेकिन अपने पुराने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह घर दीपिका पहले ही बेच चुकी थी। इसीलिए वह सड़क पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती थी। कोई गाली देता, कोई धक्का मारता तो कोई खाने को कुछ दे देता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मुझे स्मिता बिटिया मिली। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन वह मुझे पहचान गई और अपने साथ इस वृद्ध आश्रम में ले आई। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह वृद्ध आश्रम नंदिनी का है, और शायद मैं उस हालत में भी थी भी नहीं कि कुछ समझ पाती। बस यही थी कि मेरी 2 साल की कहानी जिसमें मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। राधिका जी की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। अर्जुन उठकर राधिका जी को गले लगा गया और बोला, आंटी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहिए। तभी अंदर से सुमित्रा काकी लक्ष्मी को लेकर आई और बोले, नंदिनी बिटिया लगता है लक्ष्मी को भूख लगी है, जरा इसे दूध पिला दो। नंदिनी ने लक्ष्मी को गोद में लिया और अर्जुन से कहा, चलो हम घर चलते हैं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नंदिनी अर्जुन के साथ घर लौट आई। उधर राधिका जी ने स्मिता से पूछा, क्या लक्ष्मी नंदिनी और अर्जुन की बेटी है? स्मिता ने बताया, हाँ, नंदिनी और अर्जुन की शादी हो चुकी है और लक्ष्मी उन्हीं की बेटी है। यह सुनकर राधिका जी स्वयं को कोसने लगी कि काश उन्होंने थोड़ा सब्र किया होता तो आज उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद नहीं होता। अब जब भी नंदिनी वृद्ध आश्रम आती वह राधिका जी को अनदेखा कर देती, लेकिन अर्जुन उनका पूरा ध्यान रखता। राधिका जी लक्ष्मी के साथ खेलना और नंदिनी से बात करना चाहती थी, पर शायद नंदिनी अभी उन्हें माफ नहीं कर पाई थी, इसीलिए वह स्वयं और अपनी बेटी को उनसे दूर रखती थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, पर नंदिनी के मम्मी पापा आश्रम नहीं आए। तब नंदिनी उनसे मिलने घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर पर ताला लगा है। वह पड़ोस वाली दादी के पास गई। दादी ने माफी मांगते हुए कहा, बिटिया मुझे माफ कर दो, मैं बताना भूल गई कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए। यह योजना अचानक बनी थी
उन्होंने तुम्हें और अर्जुन को कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। तब मैंने ही कहा था कि आप लोग निकल जाइए, मैं नंदिनी को बता दूंगी, पर मेरे ध्यान से निकल गया। दादी ने अपने बेटे का दूसरा नंबर दिया, जो इस समय कश्मीर में काम कर रहा था। उस नंबर पर फोन करके नंदिनी ने अपने माता पिता से बात की। सुशीला जी ने कहा, बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ठीक है, कल शाम तक घर पहुंच जाएंगे। माँ से बात कर कर नंदिनी निश्चित हो गई और घर लौट आई। 2 दिन बाद सुशीला जी और महेंद्र जी प्रसाद लेकर वृद्ध आश्रम पहुंचे। वहां राधिका जी को देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राधिका जी और यहाँ है। उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। स्मिता ने सुशीला जी और महेंद्र जी को राधिका जी की पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि भगवान ने स्वयं उन्हें उनके कर्मों की सजा दे दी है, इसीलिए उन्होंने राधिका जी को मन ही मन माफ कर दिया। अब राधिका जी सबसे घुलने मिलने लगी और थोड़ा खुश भी रहने लगी। एक दिन सुशीला जी ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, बेटा मैंने कई बार देखा है, राधिका जी लक्ष्मी को देखती रहती है, शायद वह उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन तुम्हारे मना करने के कारण आगे नहीं बढ़ती। बेटा उनके कर्मों की सजा उन्हें भगवान दे चुके हैं, तो फिर हम कौन होते हैं सजा देने वाले। अब उन्हें माफ कर दो। माँ की बात सुनकर नंदिनी ने राधिका जी को माफ कर दिया और उन्हें लक्ष्मी के साथ खेलने की अनुमति दे दी। राधिका जी लक्ष्मी के साथ ऐसे खेलती जैसे वह उनकी अपनी पोती हो। लक्ष्मी भी सबकी बहुत लाडली थी। नंदिनी ने भी कभी सोचा नहीं था कि उसके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि उसकी बच्ची को इतना स्नेह और अपनापन मिलेगा। अर्जुन को भी इस बात की अत्यंत खुशी थी कि उनकी बेटी को इतने लोगों का प्यार मिल रहा है और वह सबके स्नेह के बीच बड़ी हो रही है। नंदिनी स्वयं को अर्जुन जैसा जीवन साथी पाकर बहुत प्रसन्न थी। उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, अपनों का बिछोह सहा था, विश्वासघात का दर्द झेला था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह अवश्य आती है। लक्ष्मी की किलकारियों ने उसके जीवन के सूनेपन को भर दिया था और वृद्ध आश्रम का वह परिवार उसके अपने परिवार जैसा बन गया था। अर्जुन का साथ, सुशीला जी और महेंद्र जी का आशीर्वाद, स्मिता की मित्रता और राधिका जी का पश्चाताप, इन सब ने मिलकर नंदिनी के जीवन को फिर से संवार दिया था। इस प्रकार दर्द, पश्चाताप, क्षमा और प्रेम से गुजरती हुई यह कहानी यहीं आकर एक नए विश्वास के साथ समाप्त होती है कि समय चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा ले, सच्चा प्रेम और क्षमा अंततः जीवन को फिर से मुस्कुराना सिखा देते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि जीवन में किसी को सजा देने से अधिक महत्वपूर्ण उसे समय रहते माफ कर देना होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।